जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्नॉलेज कर दीजिएगा एक दफ़ा, मेरी वॉइस आपको आ रही है? स्टूडेंट एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी स्टूडेंट्स, मेक श्योर कर दें कि मेरी वॉइस आपको आ रही है। चलें वेल स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आ रही होगी मेरी वॉइस आपको। जो हमारी मिड टर्म से पहले वाली लास्ट लैब थी, उसमें जो टॉपिक था एक्चुअल मैनुअल के अकॉर्डिंग, वो था सी शार्प इनकैप्सुलेशन का।
जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा था आप लोगों से, मुझे एक्नॉलेज कर दें एक दफ़ा कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है या नहीं। कोई बोल ही नहीं रहा तो क्या करते हैं। चलें जी, वॉइस आ रहा है अभी भी? जी सर, अभी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम सर आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम बताओ ठीक हो? जी सर, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, लेवल हमारे पास 8 थी, लास्ट प्रीवियस मिड टर्म से पहले वाली, तो जिसमें टॉपिक था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या थी? एक अप्रोच थी, रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस करती थी। नॉर्मल इसमें हम लोग एक कैप्सूल की मिसाल लेते थे, क्यों लेते थे ये अभी हमें भी नहीं पता, डिस्कस करते हैं। और इनकैप्सुलेशन का इटसेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और क्यों हम लोग इनको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और प्रोग्रामिंग टर्म में इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। इनकैप्सुलेशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दूसरे लफ्जों में हाइडिंग द इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, या डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। कुछ आइडिया है इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या होता है इनकैप्सुलेशन? सर ने यकीनन पढ़ा दिया होगा। अच्छा जी, तो थोड़ा वेट कर लें। कोई स्टूडेंट कह रही हैं रुमैसा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलो 5 मिनट और रुक जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स रिज्यूम बैक। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट की। तो भाई मैं सवाल आप लोगों से ये कर रहा था कि कुछ आइडिया है अबाउट इनकैप्सुलेशन? जी असद, असद सुन सकते हो मुझे? यस सर। जी जनाब, एनी आइडिया अबाउट इनकैप्सुलेशन? नो सर, इतना अरे डीप में सर पढ़ा नहीं है। इतना अरे डीप में सर डीप में पूछ भी नहीं रहा मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सर ने तो पढ़ा दिया होगा। जी सेकंड कौन है? अनीसा हबीब, सुन सकती हैं जनाब आप मुझे? अच्छा जी, तो इमाद खान कह रहे हैं रैपिंग अप ऑफ डाटा अंडर सिंगल यूनिट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ा इलेबोरेट करो जरा वॉइस में, या फिर वैसे। चलो यहाँ पर एक अदर कोड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई पब्लिक क्लास, क्लास 1 के नाम से। ये आ गई एक क्लास, इसके अंदर अच्छा इमाद कह रहे हैं सर इट्स लाइक अ शील्ड इन विच डेटा स्टोर। किस टाइप की शील्ड? थोड़ा एलेबोरेट करो ना इस चीज को, क्या है कॉन्सेप्ट? पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंटीजर नंबर, और यहाँ पर प्राइवेट इंटीजर मार्क्स। अच्छा जी, तो लाइक प्रोडक्टिव शील्ड, सर इट्स नॉट दैट
मच क्लियर, चलो नो इश्यू, देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये वाली बात समझ में आती है? आप लोगों के सामने 3 से 4 लाइनों का कोड लिखा है भाई, एक क्लास बनाइए और उसके अंदर इन सबको क्या कहते हैं? किसी भी क्लास के अंदर इन सबको क्या कहते हैं? कौन बताएगा ये? जी जनाब। सारे लोग जरा अच्छा, अनीसा हबीब इसको कह रही है कंटेंट। कंटेंट तो सारा कुछ होता है, जो भी क्लास के अंदर होगा वो उसका कंटेंट होगा, लेकिन स्पेसिफिक इसको क्या कहते हैं? ये क्या बनाया मैंने, किसी भी क्लास के क्या होते हैं? पहली क्लास की बात है ये तो। इनकैप्सुलेशन नहीं, नहीं इनकैप्सुलेशन। कहा फैसल कह रहे हैं फंक्शंस। नहीं भाई, फंक्शन तो नहीं है। या अल्लाह, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सही है। क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ह्यूमन क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? ह्यूमन के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कि भाई आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, ये तमाम क्या है? एट्रीब्यूट। तो किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट उसके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में इनको जितने भी वेरिएबल्स बने होते हैं सबको उसके क्लास में उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके सामने 3 अदद एट्रीब्यूट बना दिए। क्या तीनों का स्कोप सेम है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्या तीनों का स्कोप सेम है? अच्छा देखो, एक चीज और, आप लोगों का प्रोजेक्ट क्योंकि दिन ब दिन करीब आता जा रहा है और मेरे ख्याल से 4 से 5 वीक रह गए हैं, और मजीद के जो आप लोगों का फाइनल टर्म फिर आ जाएगा, उसमें आप लोगों की प्रोजेक्ट वैल्यूएशन होगी यकीनन, जो सर जफर इकबाल साहब लेंगे आप लोगों से। तो उसमें जो आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, वो टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर होंगे। तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में जो जो क्लासेस यूज की हुई हैं, जो जो भी टर्म्स यूज की हुई है, एटलीस्ट उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कि सर किसी से भी पूछ सकते हैं कि यार रैंडमली कि भाई इसमें बताओ कितनी क्लासेस बनाई हुई हैं, कौन कौन सी क्लासेस बनाई हुई हैं, क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट यूज किए हुए हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किए हुए हैं। तो पता ही नहीं होगा तो फिर क्या डिफाइन करोगे आप लोग? सर को फंस जाओगे, फिर उससे आप लोगों का नुकसान होगा। तो कोशिश करो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करो, क्लियर करो अपने एंड से, ताकि सर को डिफेंड करो। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, मकसद ये नहीं है कि कौन कितना पानी में, मकसद ये है कि तुम लोग इतने एबल हो जाओ कि यार सर को डिफेंड कर सको, क्योंकि जितने भी तुम लोगों के मार्क्स वगैरह हैं वो सर के हाथ में हैं। सही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो और यहाँ से सिर्फ रिपोर्ट लेंगे, सर भाई लैब में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कौन किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो हम यहाँ पर बैठे हुए रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन एक्चुअल जो मार्क्स हैं वो सर के हाथ में। तो भाई कोशिश करो कि अपनी इन तमाम चीजों को क्लियर कर लो, ताकि आगे सर को आप लोग डिफेंड कर सको। तो अब देखो, एक क्लास बना दी क्लास 1 के नाम से, और उसके अंदर 3 टाइप के जो है वो एट्रीब्यूट सेट कर दिए। एक का नाम नेम है, एक का नाम नंबर है, एक का नाम मार्क्स है। सही है। अब सवाल मैंने ये पूछा था कि क्या तीनों का स्कोप सेम है? मैं स्कोप से क्या मुराद ले रहा हूँ यहाँ पे? सही है। इमाद खान कह रहे हैं कि भाई स्कोप सेम है।
ठीक है भाई, कैसे? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको रिप्लाई करने ही लगा था। सर इंकैप्सुलेशन मींस जो होता है वो हाइड डेटा होता है। हाई डेटा जैसे? यस सर। जैसे कि सर मतलब हम काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम यूजर को जो है पूरा के यूजर जो भी है उसको हम अपने पूरे डाटा तक रसाई ना दें, थोड़े डाटा तक दें, यानी कि जस्ट लॉग इन इस तरह, लाइक दिस। तो प्रोग्रामिंग टर्म में बता सकते हो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने की क्या क्या तरीकेकार है? सर कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिल नहीं रही, चलो कुछ सही, दिमाग। ठीक है ठीक है। देखो भाई, इनकैप्सुलेशन में बेसिकली हम लोग किसी भी यूजर को कह रहे होते हैं कि भाई धोखा दे रहे होते हैं। धोखे से क्या मुराद है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो टाइप के वेरिएबल हैं जिनका स्कोप सेम है, और एक टाइप का वेरिएबल ऐसा है जिसका स्कोप इन दोनों से डिफरेंट है। क्यों? स्कोप का क्या मतलब कि ये पब्लिकली एक्सेस है, नेम और नंबर, जबकि प्राइवेट जो है वो मेरे पास क्या है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर से लैब गुजर चुकी है इसकी। 5 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, इंटरनल प्रोटेक्टेड। ये 5 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो इन सब के स्कोप में डिफरेंशिएट हम लोगों ने किया था कि भाई नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट की बात कर रहे होते हैं, सही है। अगर किसी भी वेरिएबल में, क्लास के अंदर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा। इस पे मैंने सर जफर इकबाल साहब से भी डिस्कस किया था कि भाई क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं, अगर उनमें कोई पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ना लिखा जाए तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। लेकिन क्लास के बारे में ये बात नहीं कि अगर किसी भी क्लास में अगर आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन कि उस क्लास का स्कोप क्या है, बाय डिफॉल्ट इंटरनल है। सही है कि वो अब इंटरनल और पब्लिक का क्या फर्क होता है? दोनों आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, तो फिर फर्क क्या है भाई? फर्क सिर्फ इतना था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंसोल एप्लीकेशन 9 क्या है? ये इस प्रोजेक्ट का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है कि वन प्रोजेक्ट, कि भाई सॉल्यूशन कंसोल एप्लीकेशन 9 में एक प्रोजेक्ट है जो कि कंसोल बेस है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ क्लास लाइब्रेरी, और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब ये एक क्लास जो है वो मेरे पास उठ के आएगी। ये क्लास कंसोल का पार्ट नहीं है, ये क्लास जो है ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का पार्ट है। अब आप यहाँ पर देखो कि इस पूरी एप्लीकेशन में 2 प्रोजेक्ट आ गए, सही है। इस पूरी एप्लीकेशन में 2 प्रोजेक्ट आ गए। इट्स मीन के अब ये इसकी एक अलग असेंबली है, यहाँ पर देखो रेफरेंस, और इसकी एक अलग असेंबली है, यहाँ पर देखो रेफरेंस। अब इंटरनल और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है? सॉरी, इंटरनल और पब्लिक में मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल और पब्लिक अपनी क्लास के अलावा आउटसाइड द क्लास भी दोनों एक्सेसिबल हैं, सही है। अपनी क्लास के अलावा और तमाम क्लासों में भी एक्सेसिबल हैं। लेकिन फर्क क्या है? इंटरनल और पब्लिक में फर्क देखिएगा क्लास। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वाली जो क्लास है ये क्या है? पब्लिक है। ये वाली क्लास क्या है? पब्लिक है। देन उसके बाद ये वाली क्लास क्या है? ये भी पब्लिक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है इसको, इस प्रोजेक्ट को कंसोल में इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। समझ आ रही है इस बात को कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट की जो ये वाली क्लास है इसको मैं इस वाले प्रोजेक्ट की program.cs में इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं,
ठीक है भाई, एक शर्त पे हो सकता है। तो सबसे पहले आप भले से ये हटा दो लिखा हुआ है पब्लिक या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेन में जाता हूं और यहाँ पर क्लास 1, मैं इसको फिलहाल तौर पर कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आप लोग ये ना समझो कि ये वाली क्लास तो ये उठ के आ रही है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब जो क्लास 1 का वजूद है वो क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में, सही है, समझिएगा इस बात को। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, पब्लिक। और पब्लिक के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं भी एक्सेसिबल है, लेकिन यहाँ तो एक्सेसिबल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लास 1, तो ये तो एक्सेस नहीं हो रहा। चलो भाई इंटरनल करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके आगे लिख दूं इंटरनल, इंटरनल, तो इंटरनल के बारे में भी यही है कि कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, तो ये तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ना तो पब्लिक हो रहा है ना तो इंटरनल हो रहा है। देखो किसी भी क्लास को अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो, हमें पहले स्कोप नहीं देखना, हमें सबसे पहले जिस क्लास को जिसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल क्लास लाइब्रेरी को कंसोल में इम्प्लीमेंट करना है, तो कंसोल के रेफरेंस के अंदर मुझे क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मुझे क्लास लाइब्रेरी 1 की इस क्लास को कंसोल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो जिसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है उसके रेफरेंस में जाके आपको ऐड रेफरेंस करवाना पड़ेगा। और ऐड रेफरेंस करवाने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में जाओगे, सॉल्यूशन में आपको क्या मिल रहा है कि कंसोल के अंदर किसको ऐड करवाना है। एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, प्रोजेक्ट है क्लास लाइब्रेरी, हमने सबसे पहले रेफरेंस के अंदर इसको ऐड करवा दिया। अब जैसे ये रेफरेंस हमें हमारे पास ऐड हो जाएगा तो हमें इसकी नेम स्पेस मिल जाएगी। आप लोगों को याद हो यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट की नेम स्पेस हम लोग इंप्लीमेंट करते थे। वो नेम स्पेस आती कब थी, जब वो इसके रेफरेंस में मौजूद होती थी, आपके विंडोज फॉर्म के रेफरेंस में मौजूद होती थी। रेफरेंस में कोई पैकेज मौजूद होगा तभी वो नेम स्पेस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब नेम स्पेस हमें कहाँ यूज करनी है, हमें इस प्रोजेक्ट की इस नेम स्पेस को कहाँ यूज करना है, इधर यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग, और मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ये क्लास लाइब्रेरी 1, यही था ना, यूजिंग क्लास लाइब्रेरी। इस नेम स्पेस को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब जब ये नेम स्पेस मुझे मिल जाएगी तो मैं इजीली अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको पब्लिक। और पब्लिक की डेफिनेशन अब समझो कि पब्लिक ये कहता है कि पब्लिक, अब पब्लिक अगर कोई भी क्लास होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास में ये वाली क्लास जो है वो, इस प्रोजेक्ट में ये वाली क्लास जो है वो पब्लिक है, तो अब इसका मतलब ये इजीली दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक्सेसिबल है। सही है। अब कैसे एक्सेसिबल है, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा क्लास 1, तो अब यहाँ पे देखो क्लास, मुझे क्लास 1 मिल गया, मैंने इजीली इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। तो पब्लिक जो है वो अपने ही पैकेज में रहते हुए, अपनी असेंबली में रहते हुए दूसरे की असेंबली में भी चल सकता है। लेकिन अगर मैं इसी कोई इंटरनल कर दूंगा, इसी कोई अगर मैं इंटरनल कर दूंगा, तो माजरत के साथ इट विल गिव द एरर। ये देखिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको करके दोबारा से अगर लेता हूं तो देखो मुझे क्लास 1 मिलेगा ही नहीं। अब समझो इस बात को, अपने ही पैकेज में रहते हुए, अपनी ही असेंबली में, यानी अपने इसी प्रोजेक्ट में रहते हुए अगर कोई क्लास इंटरनल होगी, तो अपने ही पैकेज में मल्टीपल क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड दी पैकेज इंटरनल एक्सेसिबल नहीं होता, जबकि पब्लिक एक्सेसिबल होता है। ये बताओ ये वाली बात किस किस को समझ में नहीं आई। ये सिर्फ डिफरेंशिएट किया है मैंने इंटरनल और पब्लिक को, और कुछ नहीं किया। जी जनाब।
या तो सबको समझ में आ गई या तो किसी को भी समझ में नहीं आई। चलो ये एक बंदे का रिप्लाई आ गया। चलो गुड है। तो यानी अब अगर तुम लोगों से कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, तो भाई बता सकते हो आप लोग। अच्छा रूम ऐसा देखें, कहने का ये मतलब ये है कि दो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं इंटरनल, क्योंकि मैं उस वक्त आपके सर के लेक्चर में मौजूद था तो इसलिए सर ने इंटरनल के बारे में डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सर ना करते तो मैं कभी भी इंटरनल का नाम ना लेता। इंटरनल और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अगर अपने सेम असेंबली में, असेंबली से मुराद ये है कि ये देखें इस टाइम एक ही सॉल्यूशन में दो अलग अलग प्रोजेक्ट मौजूद हैं। एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट अलग है और ये कंसोल एप्लीकेशन अलग है। ये दो अलग अलग पैकेज हैं, तो यहाँ पे देखें कि दो प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो असेंबली का मतलब ये है कि अपना पूरा ओवरऑल एक प्रोजेक्ट, ठीक है। कि अगर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल और पब्लिक की, और हमारे पास कोई एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट में रहते हुए इंटरनल और पब्लिक दोनों सेम है, कि वो अपनी क्लास, अपने असेंबली में रहते हुए, अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, सो एंड सो फोर्थ क्लास, वो इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक में एक एफिशिएंसी ये है कि वो अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए दूसरे के प्रोजेक्ट में भी एक्सेसिबल हो सकता है अगर उसको रेफरेंस मिल जाए, लेकिन इंटरनल रेफरेंस के बावजूद भी एक्सेसिबल नहीं होता। वो सिर्फ अपने ही एरिया में रहता है, अपने ही प्रोजेक्ट में रहता है, अपने इलाके से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, यानी इसकी मिसाल इस तरीके से समझे, एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, दोनों अगर अपने ही घर में रहते हैं तो वो उनके पास, दोनों के पास राइट है, वो अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हस्बैंड के पास एक एडिशनल राइट ये होता है कि वो अपने घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह भी जा सकता है। सही है, वाइफ मोस्टली नहीं जाती, वो अपने घर में रहती है। तो इसकी इंटरनल और पब्लिक की मिसाल हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। अब बताएं, क्लियर है ये चीज? चलो जी, गुड। तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते, तो भाई मैं ये वापस ये अपने प्रोजेक्ट को जो है ये वाले इसको डिलीट कर देता हूं, और हम यहाँ से इस नेम स्पेस को भी डिलीट कर देते हैं। तो हाँ भाई, मैं यहाँ पे बात कर रहा था भाई, ये एक आदत कोड लिखा था, इसको वापस रिज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जी जनाब, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई दो मेरे पास वेरिएबल ऐसे हैं जिनका स्कोप पब्लिक है, एक वेरिएबल ऐसा है जिसका स्कोप जो है वो मेरे पास प्राइवेट है। अब मुझे जो है वो आउटसाइड द क्लास यानी मेन मेन दोनों को एक्सेस करना है, तो क्या तरीके कार है मेरे पास? पहला तो तरीके कार ये है कि अगर इस क्लास के मेंबर है ना ये, तो मुझे सबसे पहले इस क्लास को कॉल करवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्लास को कॉल करवा दिया, लेकिन क्लास तो यहाँ पे कॉल ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अच्छा, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं। क्लास 1,
तो अब ये यहाँ पर इजीली क्लास 1 मुझे मिल जाएगी। तो अब क्लास को मुझे एक्सेस करवाने के लिए सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई, वो आपके सामने ये बना लिया। ये आ गया C1 इक्वल टू न्यू क्लास 1। अच्छा, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक फील्ड है ना, इनमें कोई स्टैटिक का कीवर्ड तो लगा हुआ नहीं है, तो अब जब भी किसी भी वेरिएबल में अगर स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा हुआ, इट्स मीन उसको इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास C1 डॉट करने के बाद देखो नेम तो मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, लेकिन मार्क्स मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मार्क्स भी तो एक एट्रीब्यूट था। अब मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं ये मार्क्स की वैल्यू मेन के थ्रू भेजूं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ C1 डॉट करने के बाद नंबर इक्वल टू, मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया इजीली। C1 डॉट करने के बाद मैंने यहाँ पर नेम करूं इक्वल टू, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप नेम दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर C1 डॉट करता हूं तो मुझे मार्क्स कहीं नहीं मिलता। और अगर मैं यहाँ पे जबरदस्ती वैल्यू देने की कोशिश करूं तो भाई माजरत के साथ ये मुझे नहीं मिलता। तो मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा। नहीं करना मुझे पब्लिक। सही है। तो पहले इस बात को समझो कि अब इसमें एक मेंबर ऐसा है जो हिडन तौर पर यूज हो रहा है, यानी हाइड है। सही है। एक मेंबर जो है वो क्या है, हाइड है, और उसका स्कोप प्राइवेट है, और प्राइवेट अपनी ही क्लास में रहते हुए, यानी इन दो ब्रेसेस के दरमियान ही कहीं भी यूज हो सकता है। आउटसाइड इस ब्रेसेस से बाहर यूज नहीं हो सकता। सही है। और इसका मतलब दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट मार्क्स जो है वो एक प्राइवेट है, और ये किसका हिस्सा है, क्लास 1 का। C2 जो है, क्लास 2 जो है वो इसको रीड नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेट है। अब इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, ये है आपका वो रिकॉर्ड जो हाइड है। ये है आपका वो रिकॉर्ड जो हाइड है। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि भाई डेटा हाइडिंग, कि किस तरीके से आप यूजर को धोखा दे दो कि यूजर समझे कि वैल्यू इसमें जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू एक हिडन वेरिएबल में जा रही होती है। कि फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल की मिसाल हम लोग क्यों लेते हैं, इसलिए कि भाई कैप्सूल के अंदर जो एक्चुअल दवा होती है वो हाइड होती है। बज़ाहिर हमें क्या दिख रहा होता है कि भाई वो कैप्सूल खा रहे हैं, वो तो खोल होता है, वो फायदा नहीं करता। एक्चुअल में जो वर्क करता है वो कौन करता है, वो अंदर की दवा करती है एक्चुअल में जो आपको फायदा। लेकिन वो दवा जो होती है वो हाइड होती है, वो पाउडर फॉर्मेट में होती है, पाउडर फॉर्मेट में होती है, या किसी किसी कैप्सूल में दानों की फॉर्मेट में होती है। लेकिन वो क्या होती है, वो बाइंड होती है, वो हाइड होती है उस कैप्सूल के अंदर। तो वो कैप्सूल बज़ाहिर तौर पे यूजर को नजर आ रहा होता है कि फला फला कैप्सूल दे दो। हम हरगिज ये नहीं कहते भाई वो उस पाउडर उस अंदर की दवा का नाम हम लोग लेते ही नहीं, हम तो कैप्सूल का नाम लेते हैं। तो इनकैप्सुलेशन एक हाइडिंग प्रोसेस है कि आप अपने कुछ सेंसिटिव रिकॉर्ड को हाइड करो, बजाय तौर पर यूजर को ये दिखाओ कि भाई यूजर इसकी वैल्यू दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू उस हिडन वेरिएबल में जा रही होती है। अब देखो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का तरीकेकार क्या है, कि अब मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए कि भाई प्राइवेट जो मेरा मार्क्स है, जो वेरिएबल मार्क्स है, उसको मैं मेन के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करूं। लेकिन मैं इस तरीके से डायरेक्ट कर रहा हूं तो ये तो मुझे एरर दे रहा है। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है। इमाद खान भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अगर पब्लिक कर दें, हमें पब्लिक करना ही नहीं है पहली बार। सर वी कैन यूज रिटर्न मार्क्स, नहीं, कोई रिटर्न का मतलब ये नहीं है। हाँ, तुमने जो तीसरी बात की है वो समझ में आती है, गेटर और सेटर। अनीसा भी यही कह रही है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये गेटर और सेटर भी बेसिकली मेथड के बिहेवियर हैं, लेकिन एक्चुअल में कहानी हम लोग प्रॉपर्टी से यूज करते हैं। सही है, जिसमें गेट और सेट के कीवर्ड मिलते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर कि भाई ये अब इस चीज को अचीव करने का सिनेरियो समझ में आ गया कि भाई एक क्लास के अंदर एक प्राइवेट
वेरिएबल है जिसको हमें मेन के थ्रू वैल्यू देनी है, तो वो हम डायरेक्ट तो देते नहीं है। तो अब इस चीज को अचीव करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट मिलता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टीज इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए कोड में मदद देती है, लेकिन इनकैप्सुलेशन कोई एक्चुअल कोड नहीं है। इनकैप्सुलेशन एक सिनेरियो है, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सिनेरियो है बेसिकली। लेकिन उसको अचीव करने के लिए हम लोग अपने कोड में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आ जाते हैं भाई प्रॉपर्टीज पे, क्या कहानी है प्रॉपर्टीज की। तो हम बजाय पहले प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो हम लोग प्रॉपर्टीज के दो मेन रीजन देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दो बुनियादी हमारे पास रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्लाइड में कि बिफोर गोइंग ऑन प्रॉपर्टी लेट्स हैव लुक एट व्हाई द कांसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी कम इनटू सी शार्प। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। दो रीजन है। पहला रीजन अभी आप लोगों को समझा दिया कि अगर किसी भी क्लास, यानी लिखा हुआ है ना कि इफ द मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट, then how another class in C# will able to read, write and compute the value of the field। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्लास 1 के अंदर अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट है, तो किस तरीके से क्लास 2 इस प्राइवेट फील्ड को अपने पास एक्सेस कर सकती है, इसको रीड कर सकती है, इसको राइट कर सकती है या इसको कंप्यूट कर सकती है। तो ये पहला रीजन ये है। तो भाई इसलिए हम लोग पहले रीजन के मुताबिक हम लोग प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि इफ द मेंबर ऑफ द क्लास आर पब्लिक देन अनदर क्लास में मिसयूज दैट मेंबर। अब अगर यहाँ पर ये दो फील्ड जो है वो पब्लिक हैं, तो ये वाली क्लास 2 जो है वो इजीली क्लास 1 के इन दो मेंबर को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकती है और इसका मिसयूज भी कर सकती है। मिसयूज इन सेंस के फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक इसी को कॉपी करके एक क्लास और बना दूं और इसको नाम दे दूं क्लास 2 और मैं इसको नाम दे देता हूं क्लास 3। तो अब आप यहाँ पे देखो कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब इसका मतलब कि भाई ये वाला, इसके पास जो प्रॉपर्टी है ये भी सेम नेम है, ये भी सेम नेम है। अब इसके अंदर किसी भी मेथड के थ्रू अगर मैं नेम और नंबर को कोई और वैल्यू देता हूं, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या ये नंबर और नेम इस क्लास के हैं या इस क्लास के हैं। तो ये या तो ये फिर ये समझेगा कंपाइलर के भाई या तो ये क्लास 2 क्लास 1 के इस मेंबर